नमस्कार मेरी YouTube फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कृपया करके कहानी पूरी सुनिएगा, तभी आपको अंत पता चलेगा। पूरे 2 दिनों से कुंदन बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी एकता भी अपने कजिन की शादी में इस कदर व्यस्त थी कि उसे पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दी थी। कुंदन को प्यास लगी थी, पर उसे किसी को भी पुकारने की इच्छा नहीं हुई। उसका अथाह करुण शोक और निराशा से विदृढ़ हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यह दुर्दशा होगी, पर अपने से स्थिति के लिए किसे दोष देता। घर जमाई बन इस घर में रहने का उसका खुद का फैसला था। वो पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी कैसे कह सकता था। उसका व्यक्तित्व ही इतना दुर्बल और निरुपाय हो गया कि अब वो निरंतर सबके द्वारा छला जा रहा था। बस एक गलत कदम और उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके पापा कैलाशनाथ, जो कभी उसके सबसे अपने थे, जो उसकी सबसे ज़्यादा चिंता करते थे, जो उसके आदर्श गाइड, फिलोसोफर और माँ भी थे, उसी पर उसने शक किया। घृणा के जिसके परिणाम अब भुगत रहा था। जब किसी की आत्मा पर संशय का पर्दा पड़ जाता है, वैसा संशयी व्यक्ति कभी सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता है। पापा के प्यार पर संशय ने ही उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया। आज उसे अपनी माँ सरला देवी की बहुत याद आ रही थी, जो एक छोटी सी खुशी के लिए अपने बड़ी से बड़ी खुशी की कुर्बानी करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसके एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़कर उसके आगे पीछे दौड़ती रहती है। कभी उसको हल्का से भी बुखार भी आ जाए तो वो कभी उसके सिर सहलाती है, कभी पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर उन्हें समझाते, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम्हारे इस तरह घबराने से क्या मैं नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में जरा सी देर हो जाती है। वे सड़क पर आ खड़ी होती है। उनकी सुबह से शाम तक का समय इसी के इर्द गिर्द उसके आराम का ख्याल करके गुजरता है। उनका ये जुनून देख पापा अक्सर भुनभुनाते, तुम्हारा इतना ज़्यादा लाड प्यार इसे जरूर बर्बाद कर देगा। पर माँ का अटल विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10th में जब उसे 93% मार्क्स मिले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, पर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। उन्हें लीवर का कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टर ने उनके जीवन को 3 महीने में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा यही चिंता खाई जा रही थी, उनके बाद उनके बेटे को उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। एक बात उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि उनके जीवन में वक्त और हालात दोनों बदल गए थे, जो अब उनके वंश में नहीं थे। काफ़ी सोच समझकर अपने बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते से बहन सुचित्रा को अपने 5 वर्षीय बेटी वसुधा के साथ अपने पास बुलवा ली थी। सुचित्रा असमय ही विधवा हो गई थी और बेटी के साथ कोई आशय ढूंढ रही थी। हालात ऐसे थे कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। सरला के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में सुचित्रा ने उसके पूरे घर परिवार को अच्छी तरह संभाल लिया था, तो सरला ने भी वसुधा को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला, उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए थे। सुचित्रा को कुंदन का पूरा ख्याल रखते हुए और पुत्रवती प्यार करते हुए देख सरला ने उससे वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर वो उसके पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ताकि वो निश्चिंत हो इस दुनिया को छोड़ सके। सुचित्रा से वादा लेने के महीने भर बाद ही वो काल के गाल में समा गई। सरला के नहीं रहने पर सुचित्रा ने अपना वादा निभाया। कुंदन की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक संबल भी दिया और उसे माँ की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती। माँ के जाने के बाद कुंदन पूरी तरह टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। वो उसके रूह की गहराइयों से जुड़ी थी। फिर भी उसने पूरा ध्यान शक्ति में पढ़ाई में लगा दिया, क्योंकि उसे अपनी माँ की इच्छा जो पूरी करनी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन IIT कानपुर में हो गया। कानपुर में जाकर वो ऐसी पढ़ाई में रम गया कि कम ही घर आते उसे माँ की यादें विकल कर देती थी। उसकी समझ में नहीं आता विधाता ने उसकी माँ की जीवन यात्रा बीच में ही समाप्त क्यों कर दी थी।
उसके साथ अन्याय किया। गांव से दादी आ गई उसके पापा की देखभाल के लिए, पर माँ की मृत्यु ने उसके पापा को भी मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर बिखेर दिया। फिर भी वो कुंदन की देखभाल और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज्यादा तत्पर रहते। एक सुचिता मौसी ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के बीच कड़ियां जोड़ती रहती। जब वो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, इस पट्टा में रहने वाले उसके एक दोस्त कुणाल ने सुचिता किया कि उसके पापा ने सुचिता मौसी से शादी कर ले। सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका सर्वांग थरथरा उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो तो उसके अब सब अपने थे, फिर उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उसके अंदर उथल पुथल सी मची हुई थी, फिर भी उसने पापा को फ़ोन नहीं किया। 2 दिन बाद उसे पापा का भेजा हुआ लिफाफा मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि फ़ोन से बोलने की हिम्मत नहीं है, तो लिख के भेजा है। गुस्से में लिफाफा के टुकड़े टुकड़े डस्टबिन में डाल दिए। रात भर माँ को याद कर निशब्द रोता रहा। दूसरे दिन उसने मन ही मन में फैसला कर लिया कि वो कभी लौटकर पटना नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। कानपुर तक आए, वह मौन साधे प्रतिक्रिया विहीन बैठा रहा। उसके मुख आंखों को उपालब पापा के भी अंदर तक आहत कर गया। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हें उतने ही अपने हैं जितने कि शादी के पहले थे। पर वो नहीं माना तो नहीं माना। पापा की शादी करते ही उसे वो घर पराया लगने लगा था। जिस सुचिता मौसी में कभी उसे माँ के दर्शन होते थे, अब छलन में विमाता नजर आने लगी थी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नज़रों में एक मर्यादाहीन आचरण था, जो लोगों की नज़रों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई थी। बिना घर पर सूचित किए वो रांची आ गया था। घर के सभी लोग परेशान थे। वो भी काफ़ी अकेला और दुखी रहने लगा था। उसी दौरान अपने साथ काम करने वाले विवेक से कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया। विवेक के घर उसे पनाह मिल गए। विवेक की माँ के लिए वो बहुत जल्दी अपने बेटों से भी प्यारा हो गया। भयंकर तूफान के गुजर जाने के बाद जब घर परिवार से बिछड़ा, पंक्षी उस बहेलियों को ही अपना मान लिया जो जाल बिछाए उसे फंसाने के लिए बैठे थे। फिर तो विवेक की माँ राधिका देवी ने झटपट इस बेशकीमती नगीने को अपनी बेटी एकता की अंगूठी में जड़ने में देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिल गया। इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। एकता भी खुश रहती थी। ससुराल की वर्जनाओं से मुक्त यहाँ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। कुंदन ने भी सहर्ष वही रहने का फैसला ले लिया, पर जल्दी कुंदन को एहसास होने लगा था कि घर में चाहे वह जितना भी खर्च करे, उसका मान सम्मान घर के बेटों सा नहीं था। साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़बोलापन भी बढ़ रहा था। कुंदन की देखभाल और ख्याल रखने के बदले उसे अपने बनाव, श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती। दिनों दिन उसकी मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़े, गहनों पर उसका ध्यान ज़्यादा रहता। पति उसके लिए बस पैसा कमाने का मशीन मात्र था। सासू माँ जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वालों की रोज रोज आवभगत तो नहीं हो सकती। कुंदन को आवभगत की चिंता नहीं थी, उसे तो उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माँ पापा कभी उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटता ही जा रहा था। अब तो स्थिति ये हो गई थी कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था उसकी देखभाल करने के लिए। कुंदन को लगने लगा था कि अपने पैरों पर स्वयं ही उसने कुल्हाड़ी मारी है। तभी अपनी पत्नी एकता की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हो गई। वह रामू से कह रही थी, साहब उठे तो उनसे पूछ करके दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। एकता के जाते वो उठ बैठा। घर में सिर्फ वो और रामू थे। अचानक उसके मन में अपने पापा और सुचित्रा मौसी की स्मृति मुखर होने लगी। उनका प्यार याद करके उसका मन विकल हो उठा। वो तुरंत उठकर कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डाल ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान के दर्द झेलना उसे गवारा नहीं था। ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टी ली। उसी समय
पटना के लिए खाना हो गया। रात भर के सफ़र के बाद सुबह के उजाले फैलने के साथ वो पटना पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां के कड़ कड़ उसे पुकार रहा है। इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप और बीमारियां पटना के धरती पर पहुंचते ही जाने कहाँ लुप्त हो गए। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी, अपना वो पुराना घर उसे किसी आत्मीयता स्वजन से कम नहीं लगा। अन्यथा ही उसकी आंखें भर आई। गेट खोलकर अंदर आया तो सामने ही पथरीले आंगन में बैठी सुचित्रा मौसी चावल बीन रही थी। पहले की तरह वो अपने काम में मगन, उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके बगल में कुंदन आ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए, वो चौंक कर सिर उठाई तो सामने कुंदन को देख थोड़ी देर के लिए एकटक देखती रह गई। फिर खींचकर सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। आहट सुन पापा भी बाहर आ गए। उसे देख उनकी आंखें भी झलक गई। इसलिए हुए वो घर के अंदर आसने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। उसे लगा अपने ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपने मान सम्मान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है। उन्हें अपने रिश्तों को तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और अपना पर पाकर वो आत्मविभोर उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। जीवन में मिले अपमान, ठोकर और बेगानेपन ने उसे अपने को महत्व समझा दिया था। एक दिन जिस घर में उसे विरक्ति हो गई थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर करके उसी पुराने चिर परिचित कमरे में लगवा दिया। वह सारा काम समाप्त कर उसके सिरहाने आ बैठी। पहले की तरह ही सहलाते हुए बोली, सिर, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, ये शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। सरला दी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों की शर्मनाक फहमियों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे। वसुधा को भी ताने उलानों से लोग परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था। इसलिए ही हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़कर चले गए। तब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहो, मुझे भी जितनी भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। वसुधा को साथ लेकर घर छोड़ दूँगी, पर अब तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूँगी। मैंने सरला दी को वचन दिया था, तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूँगी। फिर भला मैं कैसी तुम्हारी खुशियों के आड़े आ सकती हूँ। उनकी आंखों से उनका वात्सल्य आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वो निशब्द रोती रही। जब उठकर जाने लगी तब कुंदन ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ़ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके व्यवहार से हैरान व आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से उसे निहारने लगी। मैंने एक और गलती की है। बिना बताए आप लोगों को मैंने शादी कर ली है। आशा है आप दोनों मुझे माफ़ करेंगे। अरे सच, मेरी बहू को कहाँ छोड़ आए हो? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बात सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आ गए। पहले अपना ट्रांसफ़र तो पटना करवा लूँ, फिर हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा। फिर तो देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रही। जब सब सोने चले गए, वो बैठा एकता को मैसेज भेज रहा था, अब मैं लौट कर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब पटना आकर मेरे साथ यहाँ रहना पड़ेगा, मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। दोस्तों, आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। पसंद आने पर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे कृष्णा।